नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मैंने थ्योरी था, जो उसका थ्योरी, जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधि हो गया। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो समीकरण के बिना हल किए मूल बताना था, वो भी हम बता चुके हैं पीछे के वीडियो में। मेरा इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित 3 या 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ पीछे के क्लास में। और उस क्लास में हम बता चुके हैं कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल कर सकते हैं और इसके हल करने की कितनी विधियाँ हैं, ये सारे हम उस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस आज के क्लास में हम जानेंगे कि प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जो उसमें क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, या ऐसे कहें तो जितने हम पिछले क्लास में पढ़े हैं आज उनका प्रयोग हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम अपने बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली 3.1 है दोस्तों, 3.1 है, आप देख लीजिएगा। 3.1 का है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, आप देख लीजिएगा। क्लास 10th का है और कोई भी बोर्ड का हो, सारी बोर्ड का बुक एक ही होता है, आप कोई भी बोर्ड से हो ये आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, इसमें पिता और पुत्री के बीच बातचीत हो रहा है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष, आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और कहता है कि आज से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह। दोस्तों ये सब संभव नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के यहाँ पर लिखा भी है कोष्टक में कि क्या यह मनोरंजक है। ठीक है दोस्तों, तो ये संभव नहीं है, आयु क्योंकि समान रूप से सबका बढ़ता है ना, इसलिए ये संभव नहीं है। लेकिन हमें इसे बीजगणितीय रूप में बनाना है, मतलब एक मनोरंजन के लिए दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे बनाएंगे। अब से केवल 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणित और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफीय रूप का जो ढांचा होता है वो ढांचा के रूप में आप व्यक्त कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आफताब की उम्र x वर्ष मान लिए और उसकी पुत्री की उम्र y वर्ष मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए पहला शर्त ले लेते हैं। पहला शर्त या पहले शर्त के अनुसार इस तरह भी लिख सकते हैं। पहला शर्त है हमारा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए 7 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पीछे। तो जब भी हम पीछे जाएंगे तो हमारा उम्र, मान लीजिए कि हमारा उम्र अभी 24 साल है, तो आज से हम 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 - 4 हो जाएगा ना। 24 - 4 वर्ष पीछे गए तो 24 - 4, 7 वर्ष पीछे जाते हैं, 24 - 7 हो जाएगा। यानी जब हम पूर्व में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो हमारा उम्र कम होगा, और जब हम आगे जाएंगे तो हमारा उम्र बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूर्व की बात की जा रही है, यानी 7 वर्ष पूर्व हमारा 7 वर्ष उम्र कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पिता का भी उम्र कम होगा और साथ में पुत्री का भी उम्र एक साथ कम होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसे यहाँ पर करते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर पिता का, आफताब का उम्र हो जाएगा x - 7 वर्ष, दोनों ओर से खत्म हो जाएगा। तब आफताब का उम्र हो जाएगा x - 7 और इसकी पुत्री का उम्र हो जाएगा y - 7। इसका भी पिता का उम्र जब कम होगा तो पुत्री का उम्र भी कम होगा। और शर्त कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ध्यान दीजिए, कौन, आफताब, किसके, अपनी पुत्री के 7 गुना आयु, यानी कि इसके पुत्री के आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसके पुत्री की आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे तो किसके बराबर होगा, आफताब के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो आइए हम इसे बनाते हैं, तो हो जाएगा हमारा x - 7 बराबर 7 से गुणा करेंगे तो 7y - 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर लेकर आते हैं हम, तो हो जाएगा x, इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो
-7y, ठीक है। और इधर ये -7 है, इधर जाएगा तो -49 और +7 हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि x - 7y बराबर, ये इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -42, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए समीकरण नंबर 1 हमारा तैयार हो चुका है। और दूसरा शर्त देखते हैं, दूसरा शर्त, ठीक है दोस्तों। न्यू मार्कर इसलिए थोड़ा लिख रहा है इस तरह का, चलिए हम इससे लिख देते हैं दूसरा शर्त। आइए दूसरा शर्त देखते हैं। अब से 3 वर्ष के बाद मतलब प्लस होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि पिता का उम्र 3 वर्ष, आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बढ़ेगा तो उसके पुत्री का उम्र भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कितना 3 गुनी आयु का रह जाएगा ना, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। केवल समीकरण बनाकर छोड़ना है, देखिए इसे सॉल्व नहीं करना है, केवल बीजीय गणितीय रूप में लिखकर छोड़ देना है आपको। आइए हम इसे बना देते हैं, सॉल्व करते हैं। x + 3 और बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3y + 3 के 9 हो जाएगा। इधर प्लस में इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर 9। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो -3। आपका आंसर यहीं तक दे रहा होगा, किताब में आपका यहीं आंसर दिया होगा। हम 2 स्टेप और सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हमारा हो जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। हमारा आ गया 6, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों समीकरण को 2 बीजीय व्यंजक निकाल दिए, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस स्थिति को ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अभी ग्राफ हम आप लोगों को नहीं समझाएं थ्योरी में, इसलिए ग्राफ यदि हम बताएंगे भी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह हम बता देते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्राफ का हम अलग से चैप्टर, ग्राफ एगो अलग से चैप्टर हम चालू करेंगे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ग्राफ की शुरुआत की जाती है, कैसे खींची जाती है। और ग्राफ खींचना 5 नंबर का आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसका 5 नंबर का आता भी है। तो उसके लिए मैं अलग से ग्राफ पेज पर खींचकर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो वो भी हम देखेंगे। अब आइए हम यहाँ पर टेम्पोररी ग्राफ का डाटा निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, पहला समीकरण ले लेंगे। समीकरण 1 से हम ले लेंगे इस तरह कि x - 7y और बराबर -42 में x को भुज और y को कोटि लेते हुए, में x को भुज और y को कोटि लेते हुए, और y को कोटि लेते हुए, ठीक है दोस्तों। केवल डाटा बनाकर आपको छोड़ देना है। तो आइए हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस तरह एक सारणी बनाएंगे, भुज को सारणी बनाएंगे। इस सारा मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको पहले छोटा छोटा नहीं बताएगा, डायरेक्ट ही बनाने के लिए दे दिया जाएगा। इसलिए हम इसे छोटा छोटा करके हम क्वेश्चन बनाएंगे और वहाँ पर मैं आपको अच्छे से थ्योरी में समझाऊँगा, ठीक है। आइए हम इस तरह देखे रहे हैं तो देख ही लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा x और यहाँ पर y बराबर निकाल लेंगे, समीकरण से y बराबर निकाल लेंगे। तो ये रफ वर्क हमारा हो जाएगा। देखिए y बराबर कैसे निकालते हैं। y बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए x - 7y बराबर -42 है ना, इधर x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी -7y बराबर -42 - x हो जाएगा, ठीक है। और इधर से माइनस कॉमन करके कटाएंगे तो हो जाएगा 7y बराबर 42 + x, या x + 42 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 42 + x 7, यानी y का मान हमारा हो जाएगा 42 + x 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसमें आपको यहाँ पर बता दें कि x अक्ष, y अक्ष और अचर पद है। जब तीनों पद रहेगा तो हम 3 है, यहाँ पर 3 ले लेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x का मान 0 भरेंगे। देखिए x का मान 0 भरते हैं यहाँ पर, तो x का मान जब 0 यहाँ पर भरेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, 42 + 7 हो जाएगा। यानी 7 से कितना बार में जाएगा, 7 × 6 = 42, 6 हो जाएगा। आपको पहले x भरना है, फिर y भरना है, फिर x भरना है, इस तरह पहले x y x, ठीक है। चलिए हम अब इस बार y को 0 करते हैं, तो y को जब ही 0 करेंगे, देखिए यहाँ पर y 0 किए, यहाँ पर y 0 किए, तो पूरा ये खत्म हो गया, यानी x का मान आ जाएगा -42, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आइए अब 0 नहीं भर सकते हैं, 0 भर दिए है ना y x y को। हम यहाँ पर x का मान कोई अचर भरते हैं, ठीक है, कोई अचर।
कुछ भी ले सकते हैं x का मान। तो चलिए हम यहाँ पर x का मान देखिए, 1 भरेंगे तो 43/7 हो जाएगा और 42 होता है, तो 42 7 7 49 होता है। तो ऐसा हम यहाँ पर x का मान भरते हैं कि 49 हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम कि 49 हो जाए। 42 में क्या हम भरेंगे x का मान कि 49 हो जाए। दोस्तों सोचिए 7 भर देते हैं x का मान, x का मान 7 भरेंगे तो यहाँ पर 42 से 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। x का मान 7 भरेंगे तो 49 हो जाएगा और 49/7 कितना हो जाएगा 7 7 49। समझ में आ रहा है दोस्तों, हमारा सारणी तैयार हो गया ग्राफ का। अभी ग्राफ खींचना हम नहीं यहाँ पर सिखाएंगे, केवल सारणी बनाना सिखा रहे हैं, ग्राफ खींचना हम पेज पर सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह हम दूसरा समीकरण का भी सारणी बना लेते हैं। इसे हम मिटा देते हैं। दूसरा समीकरण के लिए सेम इसी तरह लिखेंगे कि x - 3y = 6 में x को भुज तथा y को कोट लेते हुए भुज कोट सारणी से। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह का एक भुज को सारणी और बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट यह अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम सिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। हो गया हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा x और यहाँ पर y बराबर, इसमें भी y बराबर निकालेंगे। चलिए y बराबर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में हम वर्क करते हैं। y बराबर समीकरण है x - 3y बराबर हमारा 6 है। ठीक है, अब आइए y बराबर निकालते हैं। x इधर प्लस में है ना, इधर भेजते हैं माइनस में हो जाएगा, यानी -3y बराबर 6 - x हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। और इधर देखिए माइनस है, माइनस को उस तरह भेजते हैं तो हो जाएगा 3y बराबर x - 6, माइनस जाएगा तो गुणा करेगा तो उल्टा हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा x - 6/3, यानी y का मान हमारा हो जाएगा x - 6/3। यहाँ पर हो जाएगा y का मान x - 6/3। चलिए आइए दोस्तों, इसमें भी हम भरते हैं, 3 सारणी बनाएंगे और भरेंगे। यहाँ पर x का मान 0 भर देते हैं। देखिए यहाँ पर x का मान 0 भरेंगे, x खत्म हो गया, कितना बचा -6/3 बचेगा ना, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर y का मान हो जाएगा -2। आइए इस पर y को 0 भरते हैं। तो देखिए यहाँ पर y 0 करेंगे तो पूरा खत्म हो गया, ये y पूरा खत्म हो गया, कितना बचा है x बराबर 6, x का मान हमें मिल जाएगा 6। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इस बार हम एक अचर रखते हैं, x का मान कोई अचर रख देते हैं। ठीक है, तो आइए हम x का मान रख देते हैं, यहाँ पर ऐसा रखेंगे कि 3 से कट जाए। तो x का मान देखिए 3 कटता है ना, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का मान 3 रख देते हैं, x का मान 3 भरेंगे। तो 3 भरेंगे तो 3 - 6/3 हो जाएगा, यानी 6 में से 3 जाएगा, -3/3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम ग्राफ का सारणी बना लिए। ठीक है, अब इसे ग्राफ खींचने के लिए हम x अक्ष y अक्ष ले लेंगे और सारे उस पर बैठाकर हम वो सिखाएंगे कि कैसे खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, ये रफ वर्क है, पीछे आपको रफ पर करना है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो केवल इसमें सारणी ही बनाकर छोड़ना था, मतलब समीकरण ही बनाकर छोड़ना था, लेकिन आगे के क्वेश्चन में हमें इस समीकरण को हल भी करना है। 5 विधि बताए ना हल करने के लिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, या प्ले लिस्ट में भी जाकर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा। शुरू से एक क्लास करके बताए हैं। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे हम पर भरोसा रखे हैं, तो दोस्तों देखते रहिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हम वीडियो बना पाएंगे या हमारा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, तो वही दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। यह चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से इस वीडियो आज के क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि क्रिकेट टीम, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। ठीक है, 3900 रुपया में 3 बल्ला यानी 3 बैट और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति का बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं कि माना एक गेंद की कीमत 100 रुपया और एक बल्ला की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए माना एक गेंद, एक बल्ला, पहले बल्ला है तो बल्ला लिखेंगे, एक बल्ला की
कीमत बराबर 100 रुपया, ठीक है। और एक गेंद की कीमत मान लेते हैं वाई रुपये। एक बल्ला की कीमत हो गया हमारा 100 रुपया और एक गेंद की कीमत हो गया हमारा वाई रुपया। अब पहले शर्त के अनुसार चलते हैं। पहले शर्त देखिए, हमारा पहला शर्त है कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा गया है। 39 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा गया है, यानी कि एक बल्ला की कीमत है 100 रुपया। तो यहाँ पर कितने बल्ले खरीदे गए हैं? 3 बल्ला। तो 3 बल्ला की कीमत हो जाएगा 3x रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? 3x रुपया। और एक गेंद की कीमत वाई रुपया है, तो कितने गेंद है यहाँ पर? 6 गेंद है। तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगा 6 वाई रुपया। और टोटल हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? 3900 रुपया, यानी हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आइए हम दूसरा शर्त के अनुसार चलते हैं। बनाना नहीं है, केवल समीकरण देकर छोड़ देना है, ठीक है। दूसरे शर्त के अनुसार चलते हैं। तो दूसरे शर्त में हमें कहा गया है कि बाद में उसने एक बल्ला खरीदा गया। तो एक बल्ला की कीमत 100 रुपया। तो हो जाएगा x, हो जाएगा हमारा x प्लस और कितने उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदे गए। तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 2 गेंद की कीमत 2y। अब बराबर हमें देना पड़ा है 1300 रुपये। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। तो हमें केवल समीकरण इक्वेशन देना था, इसे सॉल्व नहीं करना था, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे इक्वेशन दे चुके हैं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके आगे हम नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप चाहते हैं तो इसे बनाकर एक बल्ला की कीमत और एक गेंद की कीमत निकाल सकते हैं। मैं आपको बनाने का विधि पूर्व वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो जब हमें बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। चलिए आइए, हमें अभी समीकरण बनाना सिखाया जा रहा है किताब के माध्यम से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमारा 3 क्वेश्चन हो गया और आप इसे समझिएगा अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि 2 kg सेब, देखिए ध्यान से, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। किसी दिन, कोई भी दिन 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लेने पर 160 रुपये देने पड़ते थे और 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर लेने पर 300 रुपया देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति का बीजगणितीय रूप ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसे मान लेंगे। माना कि 1 kg सेब का कीमत 100 रुपया और 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया, ठीक है। आइए मान लेते हैं। माना 1 kg सेब का कीमत बराबर 100 रुपया है। 1 kg सेब का कीमत 100 रुपया हो गया और 1 kg अंगूर का कीमत बराबर y रुपया मान लिए हम, ठीक है। अब पहला शर्त ले लेते हैं। पहला शर्त हमारा है कि 2 kg सेब है और 1 kg अंगूर लेने पर हमें 160 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। तो 1 kg सेब की कीमत 100 रुपया थी। कितना सेब है? 2 kg सेब है। तो 1 kg की 100 रुपया, तो 2 kg का 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह 1 kg अंगूर का कीमत है y रुपया, था प्लस यहाँ पर y करेंगे और दोनों का मूल्य जोड़कर हमें कितना देना पड़ रहा है? 160 रुपया। बराबर कर देंगे 160 रुपये के, दोनों ओर से रुपया कॉमन होकर कट जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आइए हम दूसरा देखते हैं। इस तरह बनाएंगे। दूसरा समीकरण देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरा शर्त हमारा है दोस्तों कि 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया। तो 1 kg सेब की कीमत 100 रुपया, तो 4 kg सेब की कीमत कितना हो जाएगा? 4x रुपया, ठीक है। और उसी तरह 1 kg अंगूर की कीमत y रुपया, तो 2 kg अंगूर की कीमत 2y रुपया, ठीक है। और दोनों का कीमत मिलाकर हमें कितना देना पड़ रहा है? 300 रुपया देना पड़ेगा। बराबर कर देंगे 3 का और 300 का, और इसका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2
समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 केवल बीजगणितीय रूप इसका लिखना था, तो हम बीजगणितीय रूप लिख दिए, इसे बनाना नहीं है। इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का हल नहीं निकालना है, केवल समीकरण बनाकर छोड़ना है। इस चैप्टर में हमें समीकरण बनाना सिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम समीकरण बना दिए हैं, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा ये प्रश्नवाली 3.1 सारा कंप्लीट हो चुका। हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले प्रश्नवाली 3.2 के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए और भी बच्चों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।